सिद्धार्थ को चाय की टपरी पर मिले आदमी ने सिद्धार्थ की बात सुनने के बाद जब सिद्धार्थ से ये कहा कि वो उसकी मदद करेगा, तो सिद्धार्थ हैरान रह गया था, क्योंकि उसे इस चीज में खतरा नजर आ रहा था। वो सिद्धार्थ का कंबल लेकर करणवीर के सिक्योरिटी गार्ड्स को भ्रम में डालना चाहता था, लेकिन इसमें खतरा बहुत था, क्योंकि सिद्धार्थ को करणवीर के गुस्से के बारे में आइडिया लग चुका था। जो करणवीर इतना प्रोग्रेसिव और इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बावजूद अपनी बहन के ऊपर पाबंदियां लगा सकता है, वो गुस्सा आने पर इस आदमी के साथ कुछ भी कर सकता था। यही सोचकर सिद्धार्थ को थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन जब उस आदमी ने ये कहा कि वो ये कर लेगा, तो सिद्धार्थ और वो दोनों करणवीर के बंगले के बाहर पहुंच गए थे। सिद्धार्थ तो बंगले के कुछ दूर पहले ही रुक गया था, लेकिन वो आदमी करणवीर के बंगले के बाहर से गुजरता हुआ जाने लगा था। वो देखो, ये वही आदमी है जिसको करणवीर सर ने दौड़ाया था। उस आदमी को देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स में से एक ने कहा, और उसके इतना कहते ही वहां पर जितने लोग थे सब उसकी तरफ दौड़ पड़े थे। लेकिन वो आदमी शायद गुलाटियां मारने में माहिर था। वो जैसे ही उसके पास पकड़ने के लिए पहुंचते, वो गुलाटी मारकर दूसरी तरफ हो जाता था। उसने गार्ड्स को बेदम कर दिया था। वो हांफने लगे थे और सिद्धार्थ मौका देखकर बंगले के अंदर घुस गया था। सिद्धार्थ जैसे ही बंगले के अंदर घुसा कि ठीक उसी वक्त बाहर शोरगुल होता सुनकर करणवीर बाहर की ओर चल पड़ा था। इधर से सिद्धार्थ सीढ़ियों के ऊपर चलता जा रहा था और उधर से करणवीर सीढ़ियों से उतरता हुआ आ रहा था। वो दोनों बस टकराने वाले थे, लेकिन वो दोनों नहीं टकराए थे, क्योंकि आम बंगलों की तरह करणवीर के बंगले पर दो सीढ़ियां बनी हुई थी और सिद्धार्थ दूसरी सीढ़ी से ऊपर जा रहा था और करणवीर पहली सीढ़ी से नीचे आ रहा था। लेकिन तभी सिद्धार्थ की नजर उतर रहे करणवीर के ऊपर पड़ गई थी, और जैसे ही सिद्धार्थ की नजर करणवीर के ऊपर पड़ी कि वो झट से सीढ़ियों पर ही बैठ गया था। करणवीर जा चुका था और सिद्धार्थ ऊपर पहुंच गया था। उसने वहां बने कमरों में सुकृति का कमरा ढूंढना शुरू कर दिया था। चूंकि वो पहले कभी करणवीर के बंगले पर आया नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि सुकृति का कमरा कौन सा है, इसलिए उसे बहुत कठिनाई हो रही थी। सुकृति के कमरे को ढूंढते ढूंढते सिद्धार्थ ने वहां मौजूद एक कमरे में जैसे ही झांकने की कोशिश की कि तभी उसके सर पर किसी ने पीछे से बंदूक रख दी थी। चुपचाप दोनों हाथ ऊपर कर लो, वरना भून कर रख दूंगा। सिद्धार्थ के कानों में रणजीत की आवाज सुनाई पड़ी। रणजीत की आवाज सुनकर सिद्धार्थ के तोते उड़ गए थे। करणवीर को वहां से जाते देखकर सिद्धार्थ ने सोचा था कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन वो रणजीत के बारे में भूल ही गया था। सिद्धार्थ ने चुपचाप अपना हाथ ऊपर कर लिया था। उसके चेहरे पर डर, शर्मिंदगी, परेशानी, घबराहट, थोड़ा थोड़ा सबका मिक्सचर दिखाई दे रहा था। उधर सिद्धार्थ रणजीत के हाथों पकड़ा जा चुका था और इधर करणवीर जब बाहर पहुंचा तो उसने देखा वही कंबल वाला आदमी उन सिक्योरिटी गार्ड्स को परेशान कर रहा है। वो बंदरों की तरह गुलाटियां मार रहा था और वो सिक्योरिटी गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन वो उनके हाथ में नहीं आ रहा था। करणवीर ने जब ये नजारा देखा तो उसका खून ही खौल गया था। रुक जाओ, वरना गोली मार दूंगा। उसने अपनी कमर में बंधी हुई पिस्तौल निकाल ली थी और उसे उस आदमी पर तान दिया था। अपनी तरफ पिस्तौल तनी देखकर उस आदमी के तोते उड़ गए थे। उसने झट से अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए थे। करणवीर पिस्तौल ताने हुए उसकी तरफ बढ़ गया था। उसने जब जाकर उस आदमी के चेहरे से कंबल हटाया, उसका चेहरा देखकर वो चौंक गया था। तुम कौन हो? करणवीर ने सवाल किया। सर, मैं एक मदारी हूं और खेल दिखाता हूं, उस आदमी ने बहुत मासूमियत के साथ जवाब दिया। मेरे बंगले के पास क्या कर रहे हो? करणवीर ने गन उसकी कनपटी पर रख दी थी। सर, मैं चुपचाप जा रहा था कि इन लोगों ने मुझे दौड़ाना शुरू कर दिया था, उस आदमी ने करणवीर को जवाब दिया। चूंकि उस आदमी की हाइट सिद्धार्थ की हाइट से कम थी, इसलिए करणवीर ने पहली ही नजर में उसे पहचान लिया था कि ये वो नहीं है जो अभी कुछ देर पहले भागा था। ये कंबल कहां से मिला तुम्हें? करणवीर ने अपनी बात की पुष्टि करने के लिए सवाल किया। रास्ते में पड़ा हुआ था सर, गरीब आदमी है, जरूरत थी, उठा लिया। हमें क्या पता था कि इसको ओढ़कर जाने पर ये लोग हमें पकड़ने दौड़ेंगे। कहते कहते वो आदमी इमोशनल हो गया था। वो अपने आप को मदारी बता रहा था, लेकिन अगर उस समय वहां सिद्धार्थ होता तो वो बता सकता था कि वो कितना बड़ा एक्टर है।
करणवीर अभी उस आदमी से सवाल जवाब कर रहा था कि तभी बंगले के अंदर से उसे रणजीत के चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। जीजा जी, यहाँ आइए। उसकी आवाज सुनकर करणवीर को लगा शायद कोई आफत आ गई है और वो बंगले के अंदर भागा। जाते जाते वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को उस आदमी को छोड़ने की ताकीद भी दे गया था, लेकिन अंदर से आई हुई चीख ने उस आदमी को भी सतर्क कर दिया था। वो समझ गया था कि सिद्धार्थ पकड़ा जा चुका है। इधर सिद्धार्थ के ऊपर वहां आफत आ चुकी थी। इधर डीजीपी शुभंकर मिश्रा के ऑफिस में बैठा जतिन उसके लिए नई आफत बो रहा था। उसने डीजीपी शुभंकर मिश्रा को सिद्धार्थ के लोकेशन के बारे में बता दिया था और उसके कॉन्फिडेंस के साथ लोकेशन बताने पर डीजीपी शुभंकर मिश्रा ने अपने पर्सनल फोन से किसी को फोन करके आदमियों को भेजने के लिए भी कह दिया था। लेकिन जतिन के पास सिद्धार्थ की लोकेशन कैसे पहुंची थी? क्या उसने सिद्धार्थ को करणवीर के बंगले में आते वक्त देख लिया था या फिर किसी और तरीके से उसने सिद्धार्थ की लोकेशन निकाल ली थी? और अगर उसके पास सिद्धार्थ की लोकेशन आ गई थी तो वो डीजीपी के पास कैसे पहुंच गया था? इसका खुलासा होना बाकी था। जतिन ऐसे अचानक से ही डीजीपी शुभंकर मिश्रा के पास नहीं पहुंचा था, बल्कि इस इंसिडेंट की शुरुआत तभी हो गई थी जब सिद्धार्थ ने रणधीर के पापा का नंबर लेने के लिए अमन नायक बनकर फोन किया था। उसका अमन नायक बनना ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया था, क्योंकि सिद्धार्थ ने जतिन से तो अमन नायक बनकर बात की थी, लेकिन रणधीर के पापा रणवीर प्रताप से उसने सिद्धार्थ बनकर बात कर ली थी। उस दिन तो जतिन ने इस बारे में ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया था, लेकिन आज जब वो रणवीर एक क्लब में मिले थे तो वहां से जो शुरू हुआ था वो सिद्धार्थ के लिए असली खतरा बनकर आने वाला था। सॉरी जतिन जी, आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं किसी काम से बाहर चला गया था। रणवीर प्रताप ने जतिन से पार्टी में लेट आने के लिए माफी मांगते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं रणवीर, लेट आने के लिए माफी मत मांगो भाई। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो गया है तो बिजी रहना सामान्य सी बात है। जतिन ने रणवीर की ओर देखते हुए तंज कसा। उसे अभी तक यही लग रहा था कि रणवीर के पास अमन नायक ने कॉल किया था। कहा वो इतनी तमाम कोशिश करने के बाद भी अमन नायक से नहीं मिल पा रहा था। कहा अमन ने उसी के पास कॉल करके उसके द्वारा फंड की जा रही कंपनी के ओनर का नंबर लिया था। ये बात उसे थोड़ा सा खल गई थी। मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं जतिन जी? मैंने क्या गलती कर दी? रणवीर ने उसकी ओर देखते हुए कहा। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए कि मैंने अमन नायक के दोस्त को लास्ट राउंड का चेक देने से इनकार कर दिया था। जतिन अब मुद्दे पर आ चुका था। अमन नायक का दोस्त? ये क्या कह रहे हैं आप? वो मेरा नाम तक नहीं जानते होंगे, आप दोस्ती की बात कर रहे हैं। रणवीर प्रताप ने सफाई देते हुए कहा। अच्छा अच्छा, नाम तक नहीं जानता? वाह वाह, इसे देखो भाई सब लोग। जतिन ने अपने अगल बगल बैठे हुए लोगों का ध्यान आकर्षित किया और फिर रणवीर प्रताप की ओर देखते हुए बोला, नाम तक नहीं जानता तो तुम्हारा नाम लेकर मुझसे नंबर क्यों मांगा? जतिन के इतना कहते ही रणवीर प्रताप समझ गया था कि किसी ने जतिन को अमन का नाम लेकर उल्लू बना दिया है। उसने जब इस बाबत और बात की तब उसे समझ में आ गया था कि सिद्धार्थ ने ही अमन का नाम लेकर जतिन को उल्लू बनाया है। उसने सारी बात जतिन को बता दी थी। जब जतिन को यह पता चला कि सिद्धार्थ ने उसे उल्लू बनाया है तो उसका खून खौल गया था। चूंकि वो इस बात को अच्छे से जानता था कि सिद्धार्थ को पुलिस ढूंढ रही है, इसलिए सिद्धार्थ का नंबर लेकर अपने एक इंस्पेक्टर दोस्त के पास पहुंच गया था। और जब उसके उस इंस्पेक्टर दोस्त को ये बात पता चली कि जतिन के पास सिद्धार्थ की लोकेशन है तो वो जतिन को लेकर भागते हुए डीजीपी ऑफिस पहुंच गया था। सिद्धार्थ की लोकेशन मिलते ही डीजीपी शुभंकर मिश्रा ने अपने कुछ खास पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया था और वो सारे लोग एक एक करके डीजीपी ऑफिस में पहुंचने लगे थे। जतिन को डीजीपी ने थैंक यू बोलते हुए वहां से जाने का इशारा कर दिया था। अब पता चलेगा मेरे साथ मजाक करने का क्या नुकसान होता है, जतिन लड़खड़ाती हुई जुबान में बोला। तभी उसके कानों में एक पुलिस वाले की आवाज सुनाई पड़ी। भाई इसका एनकाउंटर तो मैं ही करूंगा, सुना है मोटा इनाम मिलने वाला है। उसकी बात सुनकर जतिन के तो तोते ही उड़ गए थे। जतिन को सिर्फ इतना पता था कि सिद्धार्थ को पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन उसे ये जानकारी नहीं थी कि ये लोग सिद्धार्थ का एनकाउंटर करने की फिराक में हैं। और जब उसे ये पता चला तो उसके तोते उड़ना लाजमी था। वो उल्टे पांव भागते हुए डीजीपी के ऑफिस में पहुंच गया था।
क्या हुआ जतिन? उसको आया देखकर डीजीपी शुभंकर ने सवाल किया। आप लोग उसे मारने जा रहे हो? जतिन का ये सवाल सुनते ही डीजीपी का चेहरा पीला पड़ चुका था। वह समझ गया था कि किसी बड़ बोले स्टाफ ने जतिन के सामने ये राज उगल दिया है। इसलिए उसने जतिन को वार्निंग देकर समझाते हुए कहा, तुम अपने काम से काम रखना जतिन। अगर इस बारे में कहीं भी बाहर मुंह खोला तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। डीजीपी की धमकी सुनकर जतिन के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। उसने अभी के लिए चुपचाप वहां से भागने में ही भलाई समझी, लेकिन वो समझ चुका था कि अगर उसकी वजह से सिद्धार्थ को कुछ होता है तो इसका बोझ हमेशा इसके सिर पर रहने वाला था। लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डीजीपी शुभंकर मिश्रा से इस बारे में कोई सवाल जवाब करे, इसलिए वो चुपचाप वहां से निकल गया था। इधर रणजीत की आवाज सुनकर जब करणवीर बंगले के अंदर जा रहा था, तभी उसके कानों में दोबारा आवाज गूंजी, अरे जीजा जी कहाँ हैं? मार दिए जाएंगे तब आओगे आप। रणजीत की आवाज सुनकर करणवीर दौड़ने लगा था और दौड़ते हुए जब वो ऊपर पहुंचा तो अपने सामने का नजारा देखकर हैरान हो गया था। उसके सामने रणजीत घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और उसके सिर से खून निकल रहा था। आखिर क्या हुआ था रणजीत के साथ? क्या सिद्धार्थ ने किया था रणजीत के ऊपर हमला, या फिर इसके पीछे की वजह थी कुछ और क्या जतिन करेगा सिद्धार्थ को बचाने का प्रयास? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।